Good morning, student. Welcome to Devi Mahalakshmi Polytechnic, Titwara. So, first year student, very welcome, and let's start today's lecture. Myself Sneha Ghodvinde, and I am your physics teacher. You know that. And student, most important thing that is subject code for physics is 22102. एंड आई थिंक यू नो दैट कि आप अब जो डिप्लोमा पढ़ रहे हो वो आई स्कीम में पढ़ रहे हो. सो स्कीम फॉर यूर डिप्लोमा इज़ आई स्कीम एंड सब्जेक्ट कोड फॉर फिजिक्स इज़ 22102. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर के लिए हमारे जो लर्निंग आउटकम्स है वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करें. वी आर गोइंग विथ न्यू फ्रेश टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज़ current electricity, especially for electronics and electrical student. This is going to be base for you for your future semester. So you have to prepare or you have to base यूर नॉलेज ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे के इनकमिंग सेमिस्टर में समझ में नहीं आएगा. क्योंकि कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ कुछ स्टूडेंट पहुंच जाते हैं 5th सेमिस्टर तक, 6th सेमिस्टर तक, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है करंट क्या होता है, करंट को क्या डिनोट करते हैं, सिम्बॉल क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है. तो अभी मैंने ये सेकेंड चैप्टर तक कितने बार आपको समझाया कि ये सब बेसिक आपको अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से याद रखना है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में जो आपका बेसिक है तब तक क्लियर नहीं होता. आप यू कांट मेक बिल्डिंग ऑन दैट बेस. जब आपका बेस पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग होगा, सो देन एंड देन ओनली योर बिल्डिंग इज़ गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग. अगर आपको इनकमिंग सेमेस्टर बिल्ड करना है, नॉलेज इंक्रीज करना है, तो कैसे होगा? क्योंकि अभी ये आपका बेस सेमेस्टर है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड आपके जो क्लियर कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो अभी टाइम है आपके पास. फिर बाद में आपको पढ़ने के लिए बैठ जाओगे कि करंट क्या है, मुझे पढ़ना चाहिए था, ऐसा वैसा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज़ गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स सी कि लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है. फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? करंट होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है और उसका एसआई और यूनिट क्या होता है. उसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टेंस. आफ्टर रेजिस्टेंस वी आर गोइंग टू सी रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अभी इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल्स भी है. अभी आज ही मैंने जो प्रैक्टिकल अपलोड किया है दैट इज़ ओनली बेस्ड ऑन ओहम्स लॉ, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा लिया. अभी मैं प्रैक्टिकल भी कैसे अपलोड करती हूँ कि आपका थियोरी में वो टॉपिक क्लियर हो गया तो उसके बाद मैं प्रैक्टिकल अपलोड कर देती हूँ, तो आपको थियोरेटिकली भी समझ में आता है और प्रैक्टिकली भी समझ में आता है. तो उसमें भी ये रेजिस्टेंस, करंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये टर्म्स यूज़ की हुई है, तो आप बहुत अच्छे से रिलेट भी कर दोगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा. उसके बाद में हमें देखना है कंडक्टेंस. कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टेंस हम कैसे पढ़ेंगे, कंडक्टेंस को इंडिकेट क्या कहते हैं, और कंडक्टेंस को कि हम कंडक्टेंस टर्म को यूज़ कैसे करते हैं. सो ये सब हमें देखना है. उसके बाद हमें देखना है कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस. कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखने के बाद हम देखेंगे ओहम्स लॉ. सो ये सब चीज़ें हम देख लेंगे आज के लेक्चर में. और लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेक्चर विथ वेरी फ्रेश फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ स्टूडेंट, अभी सबसे पहले व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट और टॉपिक दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमें क्या पढ़ना है, देख लिया रेजिस्टेंस, करंट, इंडक्टेंस. लेकिन वो सब पढ़ने के लिए हमें एक बेस होना चाहिए, पता होना चाहिए, विच इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर. हमें एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो समझ में आना चाहिए, कैसे एटम्स मूव करते हैं, ऑर्बिट्स क्या होता है. ये सब बहुत ही बेसिक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड. अभी आप रिवाइज कर लेते सबसे पहले. तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, लेकिन किसका इंट्रोडक्शन देखना है अभी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का. एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रली प्लेस्ड
हेवी न्यूक्लियर्स विथ कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी देख लो कि ये सेंटर है, दिस इज़ बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के सेंटर में जो उन्होंने प्रोवाइड किया है वो क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स इज न्यूक्लियर, देयर इज़ नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन्स। एंड अराउंड जो आउटर शेल्स होते हैं ऑर्बिट्स में, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो क्या क्या चार्ज कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज करते हैं। सो दिस इज बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में लेक्चर में ही एक्सप्लेन कर दिया था। सो ये आपका बहुत अच्छे से और बहुत बार वाला रिवीजन हो गया है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक. So now it's our first topic for today's lecture, that is इलेक्ट्रिक करंट. करंट होता क्या है? अभी मैं एक बहुत फ़नी चीज़ आपको बता देती हूँ कि सब लोग क्या बोलते हैं, मुझे शॉक लगा, मुझे शॉक लगा, मुझे शॉक लगा. लेकिन ये शॉक होता क्या है? तो आप क्या बोलते हो, हाँ मैंने ना यहाँ पे टच किया स्विच के ऊपर और कुछ काम करते वक्त और ऐसे वैसे बहुत रीज़न होते हैं, आप दे देते हो कि मुझे शॉक लगा. सो ये जो शॉक लगने की प्रोसेस है विच इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट एग्जैक्टली क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. Electric current is defined as flow of electric charge through the cross section area of wire in the electric circuit. अभी सब ये हो गया बहुत हाई फाई, आपके ऊपर दिमाग के ऊपर से निकल गया. अभी सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लो और ये समझ लो कि करंट किस में से फ्लो होता है. करंट एक मेटल में से फ्लो होता है, वो एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है. ये जो हाई कंडक्टिविटी, जिनका प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है, वो जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर के लिए. अभी नॉर्मली इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर इंसुलेशन होता है और उसके अंदर वायर होता है. तो वो इंसुलेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो वायर खाली रख दिया, बटन ऑन कर दिया स्विच और आपने टच कर लिया तो आपको बट ऑब्वियसली करंट लगेगा. और ये करंट क्यों लगता है, क्योंकि वो वायर का जो इंसुलेशन है ऊपर का वो शॉर्ट रहता है और गलती से आप वहाँ ही टच कर लेती हो, तब उस वक्त आपको शॉक लग जाता है. सो इसीलिए उसके ऊपर इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है. और वो जो इंसुलेशन के अंदर का मेटल है, वायर है, उसका वो सर्कुलर शेप का होता है. कभी कभी उसमें मल्टी वायर्स होते हैं बिकॉज हाई करंट चाहिए होता है, हम इतना डीप में नहीं जाएंगे. लेकिन कभी एक होता है वायर तो उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, रेडियस होती है, डायामीटर होता है. तो उसमें से क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है. और वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके फ्लो को कहते हैं करंट. अभी हम देख लेते हैं उसका फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का I इज इक्वल्स टू R इंटू वी. अभी इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं I के साथ. R होता है हमारा रेजिस्टेंस एंड V होता है हमारा होल्ड्स. ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट का. लेकिन नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है करंट, तो वो कैसे होता है, करंट I इज इक्वल्स टू Q. Now student, next term in electric part, that is electric resistance denoted by R. So resistance हम R से denote करते हैं. रेजिस्टेंस का डेफिनेशन सबसे पहले, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज डिफाइन एज अपोजिशन ऑफर्ड्स बाय मटेरियल टू द फ्लो ऑफ करंट. अभी सिंपली क्या बोल सकते हैं, अपोज द फ्लो ऑफ करंट. अब डेफिनेशन क्या याद रखोगे, रेजिस्टर इज डिफाइंड एज अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब क्या होता है, जो रेजिस्टर होता है वो हमारा एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है, किसके, इलेक्ट्रिक करंट के. उसको हम डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस आर से. और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है हमारा ओहम्स, और ओहम्स का
नाउ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है रेजिस्टिविटी का। Specific resistance of a given material of a wire is defined as resistance of a wire of unit length and unit cross section area. So simple, उन्होंने definition में फॉर्मूला बता दिया। क्या है उसका, यहाँ पे क्या लिखा है, रेजिस्टिविटी इज़ नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑल्सो, बराबर, वो जो नेम में भी हमें दिख रहा है, तो रेजिस्टिविटी को ही क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। द रेजिस्टिविटी रिस्पॉन्स रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल विच हैज़ स्पेसिफिक डायमेंशंस। मतलब क्या होता है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस को, लेकिन किसके ऊपर, स्पेसिफिक डायमेंशंस के ऊपर। इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन क्या होता है, वो वायर का यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो फॉर्मूला में क्या लिखा है, अभी मैं आपको लिख को समझा देती हूँ बहुत। सो स्टूडेंट नाउ हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज स्पेसिफिक, नहीं, अभी हम ये देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग दैट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस के कंडक्टर पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर अफेक्ट करता है, उसके बाद लेंथ ऑफ कंडक्टर, देन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, उसके बाद टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, देन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, कोल्ड वर्किंग, मतलब ये सब जो चीज़ें होते हैं। अभी नॉर्मल टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर और गेज देख लेंगे कि कितना गेज है, कितना करंट पास होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो कंडक्टिव के ऊपर, रेजिस्टिविटी के ऊपर अफेक्ट करती है। एक सिंपल चीज़ है जो आप मतलब ये सब ना याद रखो फिर भी आपको। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंडक्टेंस ऑफ वायर। तो कंडक्टेंस क्या होता है, सिंपल, कंडक्टेंस इज़ द अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसीलिए कंडक्टेंस क्या होता है, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसलिए देखो उन्होंने क्या किया है, G इज इक्वल्स टू 1/R। अभी व्हाट इज G, G इज नथिंग बट कंडक्टेंस। G क्या है, हमारा कंडक्टेंस है। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, इनवर्स होता है। सो इसलिए G इज इक्वल्स टू 1/R। ये हो गया आपका इतना सिंपल कंडक्टेंस का फॉर्मूला। तो ये कंडक्टेंस का फॉर्मूला है, वेरी 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 सिंपल। ओके, अभी हम देख लेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होती है। सो व्हाट इज कंडक्टिविटी, लेट्स सी। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस। तो उसका यूनिट है सीमेंस, और सीमेंस को हम एस से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी सो दिस इज लास्ट टॉपिक फॉर आवर टूडेज चैप्टर, दैट इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का सबसे पहले आपको स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट के बाद आपको उसका V, I और R का रिलेशन याद रखना है, और ये रिलेशन याद रखना है, बस इतनी ही चीज़ है। उसके बाद क्या, अभी ये ओम्स लॉ देख लोगे तो मैंने जो आपको प्रैक्टिकल अपलोड किया है ओम्स लॉ का, वो भी पढ़ लेना, तो आपको चीज़ें रिलेट हो जाएगी कि एक्चुअल में, क्योंकि हमें थियोरी में ओम्स लॉ डीप में नहीं है, खाली एक स्टेटमेंट है बस, और कुछ भी नहीं है। और आपको प्रैक्टिकल में डीप में है कि प्रैक्टिकल एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो इसीलिए वजह से अभी ये लेक्चर देखने के तुरंत बाद आप प्रैक्टिकल भी देख लेना, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देख लो। when physical state of magnetic conductor materials constant, the electric current through directly proportional to the potential difference between end of conductor। मतलब क्या होता है, जो हमारा करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो इसीलिए उसका जो सबसे पहले स्टेटमेंट मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए और ये फॉर्मूला कैसे आया है उसके लिए बता देती हूँ कि करंट इज,
सो आई होप स्टूडेंट टूडेज़ लेक्चर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और आप लेक्चर ख़त्म होते ही, आई नो होते ही आप नहीं करोगे रिवाइज़, लेकिन दिन में जब भी टाइम मिलेगा आप आपका ये आज के लेक्चर का रिवाइज़ कर लोगे। ऑल द बेस्ट।